नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। और बच्चों, आप लोग जानो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 अलग-अलग लेवल में समझते हैं। यानी कि प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वहां तक आने के पहले हम लोग अलग-अलग स्टेप में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानते हैं, तब हम लोग जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, तब हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानते हैं और फाइनली हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानते हैं, जो कि मानकर चलो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होता है। बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हो बिना स्किप किए, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप लोग बारीकी से समझोगे, एक एक हिस्से को, और साथ ही साथ आप लोग विजुअलाइज भी कर पाओगे कि प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो आओ स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शुरू करने के पहले मैं यहाँ पर इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में शॉर्ट हिंट तुम लोगों को दे देता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या चीज का? तो अल्फा एमिनो एसिड का। तो बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड जब कंडेंस होता है तो वो सारा का सारा अल्फा एमिनो एसिड एक डिफरेंट सीक्वेंस में कंडेंस होकर एक लीनियर चेन दिया। तो इमेजिन कर लो कि वो लीनियर चेन जो है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, अब जो ये बहुत सारा लीनियर चेन बनेगा यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, और ये जो बहुत सारा लीनियर चेन है ये क्या चीज का है? दिस विल फॉर्म आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ए protein? तो its answer is 20 different kind of alpha amino acids are present in the structure of protein। और इन चीजों के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो पिछले लेक्चर्स में हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस करा है, और उन वीडियोस का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है यानी कि ये लीनियर चेन जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर प्रोटीन का इस तरह से हेलिक्स के रूप में भी रह सकता है। तो ये हेलिक्स के रूप में जो ये स्ट्रक्चर रहा, इसे ही हम लोग क्या नाम देंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। या फिर ये स्ट्रक्चर इस तरह से एक दूसरे के नीचे साइड बाय साइड भी रह सकता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि हम लोगों को प्रोटीन का दो तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है और एक बीटा शीट स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी हम लोग इसको बोल देते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ऐसा बहुत सारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा शीट स्ट्रक्चर एक दूसरे पर कॉम्पैक्ट रूप में जुड़ेगा और एक फाइनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। वो फाइनल स्ट्रक्चर भी बच्चों दो तरह का हम लोग वहां पर जानेंगे, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में जाना था। यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर भी दो तरह से होता है, और वो कब बनता है? जब बहुत सारा टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे पर स्टैक होता है और फाइनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही एक्चुअली फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन कई सारे प्रोटीन्स में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखा जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है वहां पर 4 अलग-अलग तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में जुड़कर फाइनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो उन चीजों के बारे में हम लोग वीडियोस में देखेंगे। तो आओ बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है कई तरह के अल्फा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद बना होता है। जैसे कि मान लो बच्चों कि एक अल्फा एमिनो एसिड है ल्यूसाइन, दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, तीसरा अल्फा एमिनो एसिड है ग्लूटानिन, चौथा अल्फा एमिनो एसिड जो है दैट इज एलेनिन, नेक्स्ट अल्फा एमिनो एसिड जो है दैट इज वेलाइन, नेक्स्ट अल्फा एमिनो एसिड भी वेलाइन ही है, नेक्स्ट जो है वो है सेराइन। इस तरह से कई सारा अल्फा एमिनो एसिड है। ओके, तो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में होता क्या है कि बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंडेंस होता है। तो वो तो हम लोगों ने देखा था, एक पर्टिकुलर अल्फा एमिनो एसिड का सी टर्मिनल और दूसरे के एन टर्मिनल के बीच वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होता है, जिसके बाद जाके दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंडेंस हो जाता है। तो इस तरह से मान लेते हैं ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंडेंस हो गया, फिर ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड भी कंडेंस हो गया, ये भी कंडेंस हो गया, ये कंडेंस हो गया, ये कंडेंस हो गया।
तो इस तरह से मान लो कि X अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर ये जो लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इसी लीनियर चेन स्ट्रक्चर को ही तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन बनने का ये पहला कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कि कई सारे अल्फा अमीनो एसिड जो आपस में एक डिफिनिट सीक्वेंस, ये डिफिनिट सीक्वेंस का क्या मतलब जाता है कि अगर कोई अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस में थोड़ा भी तब्दीली आया तो प्रोटीन का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात मानकर चले कि हीमोग्लोबिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हीमोग्लोबिन में 574 अल्फा एमिनो एसिड का एक डिफिनिट सीक्वेंस होता है। समझ में आ रही है बात कि जैसे हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में 574 डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में डिफिनिट ऑर्डर में कंडेंस होता है, तो जाकर हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। ओके, अब आप लोग ये जानो कि उस सीक्वेंस में जो हीमोग्लोबिन का 574 अल्फा एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, उसमें से एक भी अल्फा एमिनो एसिड के जगह को हम लोग बदल दें या फिर उसके जगह कोई और अल्फा एमिनो एसिड ला दें, तो बताओ तो वो 574 अल्फा एमिनो एसिड का सीक्वेंस वही रहा कि बदल गया? बदला तो वो हीमोग्लोबिन का कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, यानी कि इन दैट केस द प्रॉपर्टी मींस बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल लॉस्ट। और ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है in the blood sample of patient suffering from the disease सिकल सेल एनीमिया। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो वहां पर उस डिजीज के केस में हीमोग्लोबिन को हम लोग सिकल सेल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वहां पर जो 574 अल्फा एमिनो एसिड का एक डिफिनिट सीक्वेंस होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में, उनमें से एक आध वो अल्फा एमिनो एसिड इधर उधर बिगड़ जाता है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर जाता है, यानी कि वहां पर इसका कोई प्रॉपर्टी, ये अपना गुण कोई शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। और उस केस में जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को हम लोग गौर से देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो इस तरह से हो जाता है, मतलब हंसिया टाइप का, जिसको कि हम लोग सिकल भी बोल देते हैं, SICKLE। ओके, इस वजह से इस डिजीज को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? सिकल सेल एनीमिया, ANAEMIA। समझ में आ रही है बात? तो इसी वजह से हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए लिखते क्या है? इट रेफर्स टू ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इन व्हिच दे आर कंडेंस्ड टू गिव लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ देम। तो सबसे पहले आप लोग लिखो हेडिंग देके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नीचे लिखना द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टडीड, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टडीड इन द फॉलोइंग 4 लेवल्स। The structure of protein is studied in the following 4 levels। और यहां पर नीचे लिखते चले जाओ आप लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके नीचे लिखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके नीचे लिखना टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और सबसे नीचे लिखना क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आप लोग हेडिंग देकर लिख लो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आप लोग हेडिंग देकर लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिखना इट रेफर्स to a definite sequence of alpha amino acid. It refers to a definite sequence of alpha amino acid in which they are arranged, या स्लैश देके लिखना condensed, in which they are arranged या स्लैश देके लिखना condensed to give linear chain condensation polymer of those alpha amino acid, linear chain condensation polymer of those अल्फा एमिनो एसिड, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके दैट इज द लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इन ए डेफिनिट सीक्वेंस is called primary structure of protein, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखो आप लोग, द डेफिनिट सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड रेफर्स ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इन विच इट इज प्रेजेंट, फुल स्टॉप। और उसी पॉइंट में लाइन बढ़ाते हुए लिखते चले जाना, so that
so that if even any one of the alpha amino acid, if even any one of the alpha amino acid is misplaced or dislocate from their actual position in the primary structure of protein, then the biological activity of that particular protein is lost, then the biological property of that particular protein is lost and it will becomes ineffective, नीचे as for example देकर लिखो, in case of primary structure of hemoglobin, there are definite sequence of total 574 alpha amino acid. There are definite sequence of total 574 alpha amino acid, full stop और line change करके लिखना. If any one of the alpha amino acid in this sequence, if any one of the alpha amino acid in this sequence is misplaced or the sequence is altered, then the hemoglobin lost its biological property, and the disease sickle cell anemia arise. Okay student, बच्चों आप लोगों को जानना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिटरमाइन करने का जो प्रक्रिया होता है ये बहुत ज्यादा जटिल होता है और इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्राप्त करना या उसके बारे में पता लगाना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ज्यादा जटिल होता है. और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, तो आप लोग जवाब दोगे कि पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डिस्कवरी हुआ था 1951 में लिनस पॉलिंग के द्वारा, और 1953 में जाकर यानी कि 2 साल के बाद जाके फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1953 में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पता चला था. तो फ्रेडरिक सेंगर जो डिस्कवर किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सारे प्रोटीन का थोड़ा ही ना, वो सबसे पहले किस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्कवरी करा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो इंसुलिन नाम के प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर करा था, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है. तो आप लोगों को इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर तो याद करना नहीं है, ना ही ये संभव भी है. आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को याद करना है कि इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुल मिलाकर 51 अल्फा एमिनो एसिड मौजूद रहता है. यानी कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है, यहाँ पर कुल मिलाकर कितने अल्फा एमिनो एसिड मौजूद होते हैं, कुल मिलाकर 51. और ये जो 51 अल्फा एमिनो एसिड है वो रियली 2 अलग अलग चेन में बटा हुआ होता है. ये जो पहला चेन है यहाँ पर कुल मिलाकर 21 अल्फा एमिनो एसिड मौजूद होता है, और ये जो नीचे दूसरा चेन आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर में, यानी कि इस वाले चेन में कुल मिलाकर 30 अल्फा एमिनो एसिड मौजूद होते हैं. तो 21 और 30 कुल मिलाकर कितना अल्फा एमिनो एसिड हो गया, बताओ 51. और अगर आप लोगों से पूछे कि इंसुलिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में 51 अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंडेंस हुए रहते हैं, यहां पर और भी किसी तरह का बॉन्ड रहता है क्या, तो आप लोग जवाब दोगे कि यहां पर 3 डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं. यानी कि यहां पर कुल मिलाकर 3, 1, 2 तो इस चेन के बीचों बीच रहता है, और एक 21 अल्फा एमिनो एसिड के चेन में आपस में ही मौजूद रहता है इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज. यानी कि यहां पर कुल मिलाकर कितने डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, बताओ 3. और कितने अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, बताओ 51 अल्फा एमिनो एसिड. तो इन बातों को हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं. और आप लोग जानो कि सबसे पहले जो 1953 में फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हुआ, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ आर्टिफिशियली इंसुलिन को जनरेट या प्रिपेयर करने के लिए. और इसका बहुत ज्यादा मेडिसिनल एप्लीकेशन भी होता है. आप लोगों को पता है डायबिटीज वाले पेशेंट को इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन डाला जाता है, इंजेक्ट करा जाता है. तो मेडिसिनल इंसुलिन जो होता है
वो इंसुलिन हम लोग मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो पैनक्रियाज ऑफ कैटल से हम लोग प्राप्त करते हैं, मतलब जो जानवर वगैरह है उसके पैनक्रियाज से हम लोग मेडिसिनल इंसुलिन प्राप्त करते हैं, जो कि मेडिसिन के रूप में अच्छा खासा उपयोग में आता है डायबिटिक पेशेंट में। लेकिन आज के डेट में हम लोग आर्टिफिशियली भी इंसुलिन को बनाना शुरू कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपी में, तो पॉइंट कर करके लिखो। द डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द डिटर्मिनेशन ऑफ sequence of alpha amino acid in primary structure of protein is very difficult and it require very complex procedure, full stop. In 1953 first of Friedrich Sanger discovered the primary structure of insulin in which 51 alpha amino acids are condensed together in two different chains of 21 alpha amino acids and 30 alpha amino acids respectively. Full stop. In this primary structure of protein, in this primary structure of insulin, there are three disulfide linkages are present. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन हम लोग प्राप्त कैसे कैसे करते हैं। तो यहां पर आप लोग पॉइंट कर करके लिख लेना कि द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मेडिसिनल इंसुलिन इज pancreas of cattle, but nowadays we obtain insulin by some artificial method also in laboratory. बच्चों, अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर जब आते हैं तो देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता क्या है। तो इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दरअसल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो बन चुका है, कैसे बना? आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन ए डेफिनेट सीक्वेंस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो किस बॉन्ड या किस लिंकेज से जुड़ा है? तो आप लोग जवाब दोगे पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। ओके, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो ये बहुत सारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर फाइनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देता है। तो वहां पर बहुत सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? तो आप लोग जवाब दोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ही अरेंजमेंट के बाद बनता है, और अरेंजमेंट कुछ एक डिफिनिट पर्टिकुलर शेप देने के लिए। तो वो जो पर्टिकुलर शेप प्रोड्यूस होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, उसे ही हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये शेप कब प्रोड्यूस होगा, कब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा? जब वहां पर सम डेफिनिट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने तरह से होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो ही तरह से होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं बीटा सीट स्ट्रक्चर, या फिर उसे ही हम लोग बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। आप लोग याद रखो कि कभी कभी यहां पर सिर्फ प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर भी दिखेगा, तो वो भी दरअसल बीटा सीट स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और दूसरा जो होता है दैट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो दोनों स्ट्रक्चर का डिस्कवरी जो हुआ था वो 1951 में ही हो गया था। कि कब हुआ था बताओ? 1951 में ही दोनों का दोनों डिस्कवर हुआ था बाय द सेम साइंटिस्ट, और उसका नाम क्या था? लिनस पॉलिंग। ओके, तो लिनस पॉलिंग के द्वारा सेम ही ईस्वी में 1951 में साथ साथ बीटा सीट स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हुआ था। ओके स्टूडेंट,
अब देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में दरअसल अरेंजमेंट या कौन सा फाइनल शेप प्रोड्यूस होता है। तो आप लोगों को अगर शॉर्टकट में समझाएं तो बीटा शीट स्ट्रक्चर में ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वही इस तरह से आपस में घूम फिर के रहता है एक प्लेन में, प्लानर से एक ही प्लेन में, और आपस में कई सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन साइड बाय साइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसे ही हम लोग बीटा शीट स्ट्रक्चर बोल देंगे। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से हेलिकल फॉर्म में मौजूद रहता है, तो हेलिक्स के रूप में रहेगा तो भी एक डेफिनेट शेप हुआ, उसे हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यदि बच्चों हम लोग बीटा शीट स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन को बनाएं तो मैं यहां पर बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते चले जाना कि एक पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड है, यहां बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, ये नाइट्रोजन है। ओके, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन पर क्या रहता है, हाइड्रोजन, और इस साइड किसी से जुड़ा हुआ है। और इधर जो है बच्चों एक कार्बन है जिस पर क्या चीज मौजूद होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और दूसरे साइड क्या होगा, वो आर ग्रुप, और इस साइड क्या होगा बच्चों, सी डबल बॉन्ड हो। फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, इससे जुड़ा होगा किसी और NH से, ये हाइड्रोजन, और इस साइड क्या होगा बच्चों, C, और ये जो हम लोगों को नजर आ रहा है ये H है, और ये कोई R ग्रुप होगा, और इससे फिर दूसरा C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और फिर ये तीसरे NH, और उसके बाद फिर से चले गए नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो, ये हाइड्रोजन, और ये जो है ये क्या है, कोई R ग्रुप, और इधर C डबल बॉन्ड O, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा। ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग ध्यान देखना, और एक टिप ही मान लो इसको, कि जब हम लोग बीटा शीट स्ट्रक्चर लिखते हैं किसी प्रोटीन का, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, आप लोग गौर कर रहे होंगे, ये N टर्मिनल से C टर्मिनल की ओर है। तो जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होता है, या फिर आप ही सोचो कि यही चीज जब उलट के ऐसे आया होगा तब ना जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, तो इधर N टर्मिनल से C टर्मिनल है, यानी कि इधर C टर्मिनल से N टर्मिनल, तो ऐसे घूमेगा तो ये कैसा दिखेगा, C टर्मिनल टू N टर्मिनल, मतलब उल्टा दिखेगा। यही चीज उलट कर अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगा। आप लोग ऐसा ही यहाँ पर लिखोगे तो वो गलत होगा। आप लोग गौर करना, यहाँ N टू C गए, अब यहाँ C टू N जाएंगे। ओके, तो ये है O डबल बॉन्ड C, इसके बाद क्या है, ये C है, यहाँ पर क्या है बच्चों, इस तरह से H है, और ये मान लेते हैं क्या चीज है, R ग्रुप हर जगह अलग अलग है। ये नाइट्रोजन है, सामने हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या देखेंगे, C है, डबल बॉन्ड हो, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये गौर करो, ये R है, ये है C, सॉरी यहाँ पर क्या होगा N, और नाइट्रोजन पर क्या होगा बच्चों, ये H होगा। इसके बाद फिर से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C इस तरह से क्या होगा बच्चों, गौर से देखो, H है, और यहाँ पर क्या होगा, ये R है, और इस तरह से यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि हम लोग C टर्मिनल टू N टर्मिनल की ओर मूव करे जा रहे हैं, और ये चेन भी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब गौर करो, ये जो चेन है इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन के सामने जस्ट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ये चेन, इसके नीचे जो दूसरा चेन जाएगा अगर, तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये चेन किसी और से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके नेक्स्ट वाले चेन से बनाएगा। तो आप गौर करो, ये एक चेन है, एक चेन के ऊपर दूसरा चेन, दूसरे चेन के ऊपर तीसरा चेन, तीसरे चेन के ऊपर चौथा चेन, ऐसे एक के ऊपर एक बैठते चले जाएगा, और आपस में इन चीजों के बीच कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ तो कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, तो उस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बच्चों नाम देते हैं बीटा शीट स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आप एक चीज गौर कर रहे होगे यहाँ पर कि ये R ग्रुप जो है, ये तो हाइड्रोजन के जैसा छोटा तो है नहीं, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये ग्लाइसिन है
तो यहाँ R की जगह हाइड्रोजन होगा, एलेनिन होगा तो यहाँ R की जगह CH3 होगा, सेराइन होगा CH2 है, और उससे भी बड़ा बड़ा R ग्रुप हो सकता है। R ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ R ग्रुप दूसरे चेन के R ग्रुप को थोड़ा सा रिपेल उपेल करेगा, यानी कि यहाँ पर भीड़ भाड़ जैसा बनेगा, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बनेगा। तो बताओ कि बीटा सीट स्ट्रक्चर कब ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहेगा, जब ये R ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो? छोटा हो बच्चों। तो इसीलिए देखा जाता है कि उस तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर, उस तरह का प्रोटीन जहां पर कि R ग्रुप स्मॉल हो कंपैरेटिवली, वहां पर बीटा सीट स्ट्रक्चर देखा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और वैसा प्रोटीन जिसमें R ग्रुप बड़ा बड़ा हो वहां पर हम लोग देखते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हम लोग बच्चों अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की ओर बढ़े तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कैसे? तो वो राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू का क्या मतलब हो गया भैया? ये राइट हैंडेड स्क्रू तो कुछ नई ही चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो राइट हैंडेड स्क्रू कहने का मतलब दाहिना हाथ ले लो, दाहिने हाथ को ऐसे मोड़ो और ये अंगूठा है आपका, ठीक है? तो मान लो कि यहां पर एक तो ये जो उंगली है, ध्यान से देखना, ये वाली उंगली जो है, इस उंगली के थ्रू राइट हैंड ही होना चाहिए, गलती से लेफ्ट हैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती से क्या करता है बच्चा, राइट हैंड में तो पेन रहता है, सोचता है कि ये तो इन्वॉल्व है, इसी से काम चला लेता है। ऐसा नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल जो होता है ये ऐसे हम लोग किए तो ये जो उंगली ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, मतलब हम लोग जो ये स्पाइरल बनाएंगे तो ये उंगली के डायरेक्शन में मोड़ेंगे, और उंगली के डायरेक्शन में मोड़ते हुए ऐसे ऐसे सोचो मोड़ेंगे तो हम लोग मोड़ते मोड़ते ऊपर भी जा सकते हैं, और उंगली के डायरेक्शन में मोड़ने के दौरान, उंगली के डायरेक्शन में मोड़ने के दौरान हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। तो राइट हैंड का मतलब होता है कि ये अंगूठा के डायरेक्शन में जाना है और घूमना है इसके डायरेक्शन में, यानी कि ये उंगली के डायरेक्शन में घूमना है, यानी कि ऐसे ऐसे जब इस उंगली के डायरेक्शन में हम लोग घूमेंगे ऐसे 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 तो हम लोग ऊपर की ओर मूव करते जा रहे हैं, मतलब उंगली के डायरेक्शन ऐसे 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 जलेबी। अगर हम लोग उल्टा चलेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है ना? तो उसे ही हम लोग राइट हैंड रूल बोलते हैं। तो यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को अल्फा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये राइट हैंडेड स्क्रू की तरह काम करता है, और दूसरा ये कि पूछा जाता है कि ये राइट हैंडेड स्क्रू की तरह ही क्यों होता है, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू की तरह क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब आप लोग दोगे क्योंकि यहां पर जितने भी अल्फा अमीनो एसिड इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मौजूद हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड डी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है बल्कि एल कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। तो यानी कि इस एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के वजह से ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, ये राइट हैंडेड होता है, ना कि लेफ्ट हैंडेड होता है। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए बस हम इस तरह से कर रहे हैं, इसका कोई रोल वोल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये 3 डायमेंशनल व्यू मतलब बेहतर दिखने के लिए हम इस तरह से किए हुए हैं। ये है क्या? यही जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, वही पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही है। इसमें होगा क्या बताओ? एक नाइट्रोजन होगा जिस पर हाइड्रोजन होगा, उसके बाद ये CHR होगा ना, और उसके बाद क्या होगा? कार्बन होगा जिस पर डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद क्या होगा? कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद CHR। ये थोड़ा गंदा हो जाएगा लेकिन आपको भी ऐसा गंदा ही बनाना है, इसलिए यहाँ ध्यान से आप लोगों को देखना है क्या क्या हमने यहाँ पर इंसर्ट करा है, और उन्हीं चीजों को कॉपी में फिर बाद में ढंग से लिखना भी है। तो इसको ध्यान से देखना, ये N टर्मिनल टू C टर्मिनल जा रहे हैं, फिर CHR के बाद क्या होगा बच्चों? C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर से CHR, फिर क्या होगा? NH, इसी तरह से होगा, फिर क्या होगा? CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, फिर NH। ओके, फिर क्या होगा? CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, फिर NH, फिर क्या होगा? CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, फिर NH। बोर नहीं होना है, ये काम तो करते ही रहना है। फिर CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, CHR, फिर NH,
फिर CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, फिर NH, फिर CHR, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, फिर NH, फिर CHR, C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, NH, और इसी तरह से चलते चले जाएगा। आप गौर करो कि इस तरह से जो स्पाइरल रिंग बना है इस पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसमें एक लेयर, जैसे ये रिंग इस तरह से बन रहा है स्पाइरल वाला केस, तो एक लेयर दूसरे लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस लेयर का पॉलीपेप्टाइड चेन का NH इस ऑक्सीजन के सामने है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसके सामने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी नीचे आएगा ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में इंटरलिंक्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनाए हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को कभी कभी हम लोग 3.613 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नया चीज हो गया, तो 3.613 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के एक सर्कल में, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के एक सर्कल में एज एन एवरेज 3.6 अल्फा अमीनो एसिड रहता है। यानी कि एक चक्कर जैसे हम लोग लगाएंगे ना, एक कंप्लीट सर्कल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो बहुत सारा सर्कल बनेगा, तो एक कंप्लीट सर्कल में एज एन एवरेज 3.6 अल्फा अमीनो एसिड रहता है, और एज एन एवरेज 13 एटम्स रहता है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। 3.6 अल्फा अमीनो एसिड और 13 एटम्स प्रेजेंट इन ए definite circle of this alpha helix structure, that is this kind of secondary structure of protein। और ये बात तो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि बीटा सीट स्ट्रक्चर वहां पर सामान्य तौर पर देखा जाता है जहां पर ये R ग्रुप छोटा हो, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हम लोग सामान्य तौर पर उस प्रोटीन में देखते हैं जहां पर R ग्रुप बड़ा हो। एग्जांपल्स की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो फिब्रोइन जो होता है FIBROIN इन सिल्क कहां पर मौजूद होता है, फिब्रोइन सिल्क में, तो वो गौर करोगे तो बीटा सीट स्ट्रक्चर के साथ रहता है। कुछ कुछ एग्जांपल आप लोग भी खुद से लिखना, क्योंकि इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन बनकर आता है जो कि आप लोगों को देखकर जवाब देना है, वो तो याद करने के बाद ही होगा। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो जाता है मायोसिन। आप लोगों ने देखा होगा मायोसिन कहाँ रहता है, मसल्स में, मसल्स में मायोसिन रहता है। केराटिन के बारे में तो जानते ही हो आप लोग, केराटिन हेयर, नेल, हॉर्न, स्किन में भी रहता है, फेदर्स, सिल्क नहीं, ऊल वगैरह में भी क्या चीज रहता है, केराटिन। तो ये मायोसिन, केराटिन वगैरह एग्जांपल हो जाता है क्या चीज का, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। अब बच्चों इन चीजों को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग देकर लिखो आप लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसी के नीचे पॉइंट कर कर लिखते चले जाना, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, it refers to the arrangement of primary structure of protein to give a definite shape, to give a definite shape which arise with a result of, which arise after a result of hydrogen bonding present in between them, hydrogen bonding present in between them। okay, उसके बाद नीचे पॉइंट करके लिखना कि in case of different kind of proteins, the following two types of secondary structures, in case of different kind of proteins, the following two types of secondary structures are possible। तो वहीं पर आप लोग लिखो, एक डॉट देके बीटा सीट स्ट्रक्चर, और दूसरे साइड लिखना, बीच में सेपरेटर दे ही दो या अलग अलग ही लिखो, बीटा सीट स्ट्रक्चर, और उसी के नीचे दूसरा डॉट देके लिख लो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हेडिंग देके लिखो बीटा सीट स्ट्रक्चर, उसी के नीचे हेडिंग देके लिखना बीटा सीट स्ट्रक्चर। इसमें लिखना है इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इन दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर the different polypeptide chains which are anti-parallel to each other, ये जरूरी है, which are anti-parallel to each other stack line by line upon each other, forming large number of hydrogen bond between them, to give
to give a three-dimensional sheet-like structure, to give a three-dimensional sheet-like structure. Nothing, इतना ही लिखना है बस. इसके बाद नीचे लिखना generally such kind of secondary structure is observed. Generally such kind of secondary structure is observed where R group is smaller, where R group is smaller. ओके, और उसके बाद आप लोग ये स्ट्रक्चर और ये एग्जांपल वहीं पर नोट डाउन कर लो, और इसके बाद लिखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. In this type of secondary structure of protein, the polypeptide chain, that is the primary structure of protein, the polypeptide chain, that is primary structure of protein, coiled up, coiled, coiled up to give a helix, helix, to give a helix, bracket में लिखना, like staircase, spiral, or like a cork screw, full stop. line change करके लिखो, the helical structure of alpha helix, the helical structure of alpha helix structure is right-handed due to L configuration, capital L लिखना, due to L configuration of alpha amino acids present in it, due to L configuration of alpha amino acids present in it, full stop. Next one, large number of hydrogen bonds are established in between the alpha amino acids of different layers, of the particular helix, अलग अलग लेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, and it is observed that H bond is formed in between the alpha amino acid to the next fourth alpha amino acid, यानी कि एक ये अल्फा अमीनो एसिड, तो इसके बाद जो चौथा अल्फा अमीनो एसिड पड़ेगा ना, उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. अब यहां पर लिखो नीचे पॉइंट करके, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 3.613. Alpha helix structure can also be represented as 3.613. That means in a complete circle of the helix, about 3.6 alpha amino acids are present. And about 13 atoms are present in the chain. Next one देख लिखना, generally alpha helix structure is observed in those proteins where the R group is very small, where the R group is large. वहां पर आप लोग ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेना, और उसके एग्जाम्पल को भी वहां पर आप लोग लिख लोगे. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ. बच्चों, अगर हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये कई तरह के प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर भी काउंट होगा, और कई तरह के प्रोटीन में फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जाकर बनता है. यहां पर हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की ही सिर्फ बात करते हैं. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के सुपरपोजिशन या फोल्डिंग के बाद जाकर बनता है. जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है बीटा सीट स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब ऐसा बहुत सारा बीटा सीट स्ट्रक्चर एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से बैठते चले जाए तो एक मोटा सा बुक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट वन में भी फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तो हमने बात करी सुपरपोजिशन की, ये जो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, इस पर ऐसा ही बहुत सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे पे बैठते चले गया
और फाइनल स्ट्रक्चर जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है उसकी बात करी मैंने। और अगर यहाँ फोल्डिंग की बात करें, जैसे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, वो ऐसे 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 मोड़ जोड़ के ऐसा फाइनल स्ट्रक्चर बना है, तो इसे भी हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो इट रेफर्स टू द डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन व्हिच द एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड्स अप टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक शेप। यानी कि पूरा का पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड अप होने के बाद, मतलब मोड़ जोड़ के बाद, जैसे एक दूसरे पे बैठ के किसी भी तरह से जो फाइनल डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इस तरह का भी हो सकता है। आप गौर से देखो, यानी कि एक के ऊपर बहुत सारा ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का भी चेन हो सकता है, या फिर बीटा सीट स्ट्रक्चर का भी चेन हो सकता है, और वो इस तरह से जुड़ के एक दूसरे के किनारे सुपरपोजिशन के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर फोल्ड अप वाली बात जो मैंने बोली, इस तरह से आपस में लपेट उपेट के खुल खाल के ऐसा गोल गोल सा स्ट्रक्चर दे, तो ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी काउंट करा जाएगा। और वही चीज यहाँ पर लिखा है मैंने, अराइजेस ड्यू टू फोल्डिंग या फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस आधार पर आप ही बताओ कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। तो टू टाइप्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, कितने तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, दो तरह का। ये पहला वाला जो मैंने यहां लिख रखा है, दैट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसे हम लोग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे बच्चों हम लोग फाइब्रस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों से पूछा जाए कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के कितने तरह से हो सकते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे दो, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और फाइब्रस स्ट्रक्चर। क्या होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जब बहुत सारा टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, फोल्ड अप होने के बाद एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन और फोल्डिंग के बाद अगर एक ग्लोब टाइप का स्फेरिकल शेप दे, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में ऑब्वियस सी बात है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ड्यू टू वेरी स्मॉल सरफेस और एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। और फाइब्रस स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर सुपरपोजिशन या फोल्डिंग के बाद मॉलिक्यूल्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे पे बैठते जाए और एक फाइबर टाइप का थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल दे, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर। फाइब्रस स्ट्रक्चर में चूंकि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेजेस मौजूद होते हैं, इस वजह से फाइब्रस स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब सवाल आता है कि कोई भी प्रोटीन अगर आप लोगों को दिया गया है, तो वो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्लोबुलर या फिर फाइब्रस। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन जो है जहां पर मौजूद है वहां पर का पीएच वैल्यू और टेम्परेचर जो होता है वो कितना होगा। यदि पीएच वैल्यू और टेम्परेचर नॉर्मल हो तो उस समय प्रोटीन या तो इसमें रहेगा या तो इसमें, तो जिस स्थिति में रहेगा उसे हम लोग बोल देते हैं बच्चों नेटिव स्टेट। तो यहां पर एक नया शब्द अपने को देखने को मिला, वो नया शब्द क्या है, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट क्या होता है कि एट नॉर्मल पीएच वैल्यू एंड टेम्परेचर, यहां पर नॉर्मल शब्द का मतलब मैंने बता दिया, यदि वो प्रोटीन पेट के अंदर है तो पेट में का जो पीएच वैल्यू होगा और जो टेम्परेचर होगा उसकी बात करेंगे। अगर वो प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन में है, ब्लड में है, तो ब्लड के पीएच और ब्लड के टेम्परेचर को नॉर्मल मानेंगे। यदि वो सलाइवा में है तो यहाँ पर मुंह के अंदर का जो पीएच वैल्यू और टेम्परेचर होगा उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर वो प्रोटीन जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर में होगा, या तो इसमें या तो इसमें, उसे ही हम लोग उस प्रोटीन का नेटिव स्टेट बोलेंगे। तो यहां पर इस लाइन से एक बात मन में खटकता है, यानी कि वो प्रोटीन जो है किसी और टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पर ले जाएंगे तो क्या किसी और तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो सकता है क्या। मान लेते हैं अभी वो प्रोटीन इस तरह के रूप में था, बाद में हम लोग किसी और टेम्परेचर पीएच वैल्यू पर ले जाएं तो क्या वो प्रोटीन इस रूप में आ सकता है क्या, ग्लोबुलर से फाइब्रस हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर प्रोटीन में ये संभावना देखने को नहीं मिलती है। कुछ प्रोटीन में ऐसा हो भी सकता है, कुछ प्रोटीन में ऐसा नहीं भी हो सकता। यानी कि
बहुत सारा प्रोटीन दोनों तरह की स्थिति में रह सकता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर के साथ भी रह सकता है, ग्लोबुलर के साथ भी रह सकता है। लेकिन नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर, यानी कि वो प्रोटीन जिस जगह पर मौजूद है वहां के पीएच वैल्यू और वहां के टेम्परेचर पर वो या तो ग्लोबुलर में होगा या तो फाइब्रस में होगा। तो जिस स्थिति में होगा उस स्थिति को हम लोग उस प्रोटीन के नेटिव स्टेट को मानते हैं। ओके, नेटिव स्टेट क्या होता है ये तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब अगर प्रोटीन के नेटिव स्टेट की बात करें तो वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस प्रोटीन में किस तरह के अल्फा अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अलग अलग प्रोटीन में चूंकि अल्फा अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, इस वजह से सेम टेम्परेचर पीएच वैल्यू पर भी सेम अलग अलग प्रोटीन अलग अलग तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद हो सकता है। यानी कि डिपेंड करता है वो कि उस प्रोटीन के अंदर कैसे अल्फा अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट, अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि प्रोटीन एक पर्टिकुलर नेटिव स्टेट में है तो उस पर्टिकुलर नेटिव स्टेट में प्रोटीन का स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर करता है? तो डिपेंड करता है कि प्रोटीन के अंदर कैसा कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। सामान्य तौर पर किसी भी प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलता है, अपने को देखने को मिलता है, ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना, डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और सॉल्ट ब्रिज जैसा चीज भी देखने को मिलता है, सॉल्ट ब्रिज या फिर आयनिक बॉन्ड जैसा बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इस तरह के कई तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना मिलता है अलग अलग तरह के प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उस टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का मोर स्टेबल होगा। ओके स्टूडेंट, अब इन चीजों को हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। आप लोग हेडिंग देकर लिखना टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वहां पर ये वाला पॉइंट तो लिख ही लेना, इट रेफर्स टू ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन व्हिच द एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड्स अप टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक शेप। दूसरा पॉइंट भी लिख लेना, अराइजेस ड्यू टू फोल्डिंग और सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आप लोग लिखना टू टाइप्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक ग्लोबुलर, उसमें फिगर भी ड्रॉ कर लेना, फाइब्रस का भी फिगर ड्रॉ कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, उस नेटिव स्टेट हेडिंग दे देना। नेटिव स्टेट हेडिंग देकर आप लोग लिखो एनी ऑफ द प्रोटीन मे एग्जिस्ट in both globular as well as fibrous structure, may exist in both globular as well as fibrous structure at different temperature and pH condition, at different pH and temperature condition, at different pH and temperature condition। अब इसी में लाइन चेंज करके लिखना the particular tertiary structure of protein, the particular tertiary structure of protein in which it is present at normal pH and temperature, at normal pH and temperature is called native state of the protein, is called native state of the protein। मैंने पहले ही बोला नॉर्मल का मतलब कि वो प्रोटीन जहां पर मौजूद है वहां पर का pH वैल्यू या वहां पर का टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखो बच्चों, the particular native state of a particular protein, the particular native state of a particular protein also depends upon the combination of alpha amino acids present in that particular protein, the combination of alpha amino acid present in that particular protein। next point देके लिखना the stability of tertiary structure of protein depends, the stability of tertiary structure of protein depends upon the type of intermolecular force of attraction, depends upon the type of intermolecular force of attraction present in that tertiary structure of protein, like in that particular tertiary structure of protein like H bond, hydrogen bond, disulfide linkages, van der Waals force of attraction, salt bridge या ionic bond etc। ओके, अब आप लोग हेडिंग देकर लिखो क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता क्या है? पहली बात तो हर तरह के प्रोटीन में क्वाटनरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, ये क्लियर हुआ।
कहां देखने को मिलता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वहां देखने को मिलेगा जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोटीन में एक से अधिक अलग अलग तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद हो। जैसे कि हीमोग्लोबिन के एक प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात मैंने करी थी लेक्चर के शुरुआत में, वो ये कि उस पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में 574 अल्फा अमीनो एसिड होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हीमोग्लोबिन में 4 अलग अलग तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो वाजिब है जिस प्रोटीन में एक से अधिक तरह के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, तो वाजिब है कि उन सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, फोल्डिंग, सुपरपोजिशन होने के बाद जो एक फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट रेफर्स टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये हर जगह देखने को नहीं मिलता। आप लोग हेडिंग देके लिखे हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वहां पर लिखो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is observed in case of those proteins in which more than one kind of primary structures are present. अब नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, the overall structure of such protein that is obtained after specific spatial arrangement of all those subunits of polypeptide chains, is called quaternary structure of protein. नीचे लिख लेना, as for example, in quaternary structure of hemoglobin, total 4 different kind of primary structures or polypeptide chains are present. 4 different primary structure और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही जाना। अगले लेक्चर जो कि एक छोटा सा लेक्चर है प्रोटीन का, उसे हम लोग नाम दे देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इस वजह से उस लेक्चर को आप लोग स्किप नहीं करोगे। उस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग नया हिस्सा देखेंगे बायोमोलिक्यूल का, जो कि होता है न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट, कॉपी नोट डाउन करते चले जाओ। संडे का टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि प्रोटीन मैंने पूरा नहीं पढ़ा रखा था, इस वजह से वो टेस्ट नहीं हुआ। वो वीक के किसी भी दिन हो जाएगा, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब तक मैं ये सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, उसके नेक्स्ट वाले दिन हो जाएगा। इस वजह से उचित है कि कॉपी आप लोग साथ साथ तैयार करते चले जाओ। बायोमोलिक्यूल्स में एक बेनिफिट होता है कि कॉपी अगर आप लोग पूरी तरह से याद कर लेते हो तो ना सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आप लोगों को फील होगा, जो कि एक कॉन्फिडेंस देगा बाकी सब्जेक्ट या बाकी टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ऑल द बेस्ट।